हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। जो आज अपने पास में टॉपिक है जिसका नाम है डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं डीएनएफ। जिसको हम क्या बोलेंगे? डीएनएफ रूप, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। इसे लास्ट लेक्चर में अपन देखे थे बूलियन चर के बारे में, बूलियन वेरिएबल, लिटरल और फिर बूलियन एक्सप्रेशन। आज अपन क्या देख रहे हैं? डीएनएफ के बारे में, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको अपन क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलेंगे इसको अपन वियोजी प्रसामान्य रूप। इसको हम बोलते हैं वियोजी प्रसामान्य रूप या फिर डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। यानी अब तक जो अपन बूलियन अलजेब्रा के अंदर जो एलिमेंट्स काम में ले रहे थे वो क्या काम में ले रहे थे? ए बी सी डी, इनको काम में ले रहे थे। अब जो अपन काम में लेंगे बूलियन चर, जिसको अपन किससे डिनोट करेंगे? x1 x2 x3, इनसे अपन काम में लेंगे। यानी x1 x2 x3 x4, ये सारे अपन अब काम में लेंगे। डीएनएफ का काम है क्या? डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का। तो क्वेश्चन क्या आता है कि निम्न बूलियन फलनों का वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। और वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए, जिसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास में वेरिएबल्स है उन सब पे पहले तो मल्टीप्लिकेशन और फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। कैसे? जैसे मान लो कोई फंक्शन है आपके पास में f x1 x2 का कोई फंक्शन है, तो इसको अपन क्या क्या लिख सकते हैं? बोले x1 डॉट x2 फिर प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 फिर प्लस x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट और x2 कॉम्प्लीमेंट। तो मल्टीप्लिकेशन देन देखो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन। तो डीएनएफ फॉर्म के अंदर अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन फिर अपन किस में लिखते हैं? एडिशन फॉर्म में। तो मल्टीप्लिकेशन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन फिर देन में क्या? एडिशन। ठीक है, तो ये अपन बोलते हैं इसके लिए क्या? वियोजी प्रसामान्य रूप, डीएनएफ रूप। क्लियर है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले कि निम्न बूलियन फलनों का डीएनएफ यानी वियोजी प्रसामान्य रूप, वियोजी प्रसामान्य रूप, जिसको अपन क्या बोलेंगे? डीएनएफ, वियोजी प्रसामान्य रूप या डीएनएफ ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या निकालना अपने को? बूलियन बीजगणित के लिए वियोजी प्रसामान्य रूप हमें ज्ञात करना है। ठीक है, डीएनएफ फॉर्म। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। तीन वेरिएबल के लिए है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसी में ए पार्ट, पहले ए पार्ट ही लिख रहा हूं। एफ x1 x2 x3 इक्वल्स टू, देखो क्वेश्चन क्या होगा इसमें? x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, x2 कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट, x3 कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट और बाहर ब्रैकेट है, फिर से होल कॉम्प्लीमेंट प्लस यहाँ पे आ रहा है x2 डॉट के अंदर x3। ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको चेक कर लो एक बार। x1 डैश प्लस x2 डैश, x2 डैश, x2 प्लस x3 डैश का डैश। यहाँ पे x2 डैश नहीं है, ये x2 ये सिर्फ और सिर्फ x2 प्लस x3 डैश, उसका भी डैश कॉम्प्लीमेंट और इसके बाहर डैश है ही, और इस वाले में फिर से क्या आ गया? x2 और x3। ये क्वेश्चन देखो आपके सामने दे रखा है और आया हुआ क्वेश्चन है 18 में पूछा हुआ भी है। देखो जितने वेरिएबल है, जितने चर है, देखो 3 चर है तो 3 चर आने चाहिए मल्टीप्लिकेशन में,
फिर आना चाहिए एडिशन फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या आपके पास में, जो डिमॉर्गन्स लॉ काम में आ रहा है, उस डिमॉर्गन्स लॉ को अपन क्या करते थे, सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं। और डिमॉर्गन्स लॉ का जो पार्ट है वो आपको पता है कि अगर दो दो पार्ट हो, यानी a प्लस बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको अपन क्या लिखते हैं, a कॉम्प्लीमेंट और डॉट के अंदर b कॉम्प्लीमेंट, या फिर a डॉट b का जो होल कॉम्प्लीमेंट होता है, इसको क्या लिखते हैं, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट। ये होता है उसमें किसके लिए, डिमॉर्गन्स लॉ के लिए। तो सबसे पहले अपने को डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई करना है। अब देखो आपकी मर्जी है, देखो डिमॉर्गन्स लॉ देखो या तो यहाँ पे भी डैश आ रहा है या बाहर देखो फिर सबके डैश है, तो दोनों में से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं ना अपन, या तो बाहर वाले को अप्लाई कर दो या अंदर वाले को अप्लाई कर दो। तो हमेशा कोशिश करना कि सबसे पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लिया करो, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो, और वो सॉल्व करने के बाद में फिर बाहर वाले को अप्लाई किया करो, जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व कर लो और फिर बाहर वाले को अप्लाई किया करो। ठीक है, आ जाओ देखो पहले अंदर वाले को अपन सॉल्व कर लेते हैं। ये इधर फंक्शन चलिए रहा है आपके पास में f x1 x2 x3 का, देखो इक्वल टू के बाद में सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वल टू के बाद में लिख रहा हूँ। ये एज इट इज रहने दो, x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट एज इट इज प्लस, इसमें डिमॉर्गन्स लॉ देखो लगा दें, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बनता है एक बार तो a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट x3 का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही बन जाएगा, और इसका बाहर फिर से क्या होगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट है ही, और ये टर्म से एक एज इट इज रह गया, इसमें क्या x2 और x3, रीजन क्या आ जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ। तो जो भी करोगे उसका रीजन लिखना ही है आपको, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, और दो बार जो कॉम्प्लीमेंट की ध्यान रखना, ये होता है प्रॉपर्टी, अगर x1 x कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर से x ही बनता है ये तो अपन जानते ही हैं, दो बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर से वही एलिमेंट आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट में देखो उसको फिर से क्या लिखेंगे अपन, अप्लाई कर दी, इसको देखो और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ से देखो x1 कॉम्प्लीमेंट को तो एज इट इज रहने दो, प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट डॉट x3, इसको हम फिर से लिख सकते हैं क्या, x2 का कॉम्प्लीमेंट, अब बाहर कॉम्प्लीमेंट चल रहा है वो एज इट इज, प्लस यहाँ पे चल रहा है x2 और x3 ये एज इट इज। अब इसका रीजन क्या आ जाएगा, तो इसका रीजन देखो क्या आ गया, a प्लस a डॉट बी, a प्लस a डॉट बी, इसको अपन क्या लिखते हैं, a ही तो लिखते हैं। किस नियम से इसको लिखते हैं अपन, अब्जर्शन लॉ, अवशोषण नियम, अवशोषण नियम, अवशोषण नियम, एब्जर्शन लो। अब देखो इस वाले पार्ट को तो फिर से क्या लिख सकते हो, अब देखो फिर से डिमॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं। डिमॉर्गन्स लगाओगे तो ये तो बनेगा x1 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, डॉट x2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, फिर प्लस यहाँ से रह जाएगा x2 डॉट में यहाँ पे रह जाएगा x3। रीजन क्या आ जाएगा इसके लिए, फिर से वही डिमॉर्गन्स लॉ, तो फिर से इसका रीजन आ जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ। अब देखो आपका टारगेट क्या था, डीएनएफ में लिखने के लिए ये जो दो मल्टीप्लिकेशन में आया है ये मल्टीप्लिकेशन में आया है तो ये तो ठीक है, लेकिन वेरिएबल टोटल 3 है, तो यहाँ पे देखो 2 ही वेरिएबल आए हैं, तो एक एक वेरिएबल्स की कमी है, तो डॉट वन दोनों में करना पड़ेगा, इसमें भी डॉट वन और इसमें भी डॉट वन। तो इसको फिर से देखो क्या लिख सकते हैं, डॉट वन देखो दोनों तरफ कर दो, यानी ये रहेगा x1 x2 डॉट वन प्लस यहाँ पे भी देखो x2 x3 डॉट वन। डॉट वन क्यों आया है आपके पास में, तत्समक आइडेंटिटी, आइडेंटिटी तत्समक अवयव, और तत्समक में भी कौन सा, गुणन तत्समक, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, डॉट वन की हो ना इसलिए। अब देखो डॉट वन को अपन क्या लिख सकते हैं, x1 तो एज इट इज रहने दो, x2 एज इट इज रहने दो, और 1 की जगह लिख देंगे अपन x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 x3 एज इट इज, 1 की जगह फिर से लिख दो x1 प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट।
ऐसा 1 की जगह पर लिख सकते हैं। इसका रीजन क्या आ जाएगा? पूरकता नियम। तो इसको हम बोलते हैं पूरकता नियम, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लॉ। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखो लगा देते हैं। इसको क्या लिखेंगे फिर से अपन? x1 x2 और x3 फिर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा? x1 x2 और x3 डैश फिर प्लस इसके साथ जाएगा तो क्या बनेगा? x2 x3 और x1 फिर प्लस x2 x3 और फिर साथ में x1। इसका रीजन क्या आ जाएगा आगे? बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका नियम रीजन आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम के कारण ये ऐसा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगर कोई 2 बार होता है तो अपन एक थ्योरम जानते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्गसम नियम। कि वर्गसम नियम क्या कहता है उसमें कि 2 बार हो यानी a प्लस a जो होता है वो क्या होता है? a ही होता है। तो कोई है क्या 2 बार? बोला है 2 बार। ये देखो 1 2 3 और ये भी देखो 1 2 3। तो इन दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं x1 x2 और x3 फिर प्लस ये दोनों 2 2 बार था। फिर यहाँ से बच गया ये x1 x2 और x3 का कॉम्प्लीमेंट फिर प्लस यहाँ से बच गया आपके पास में ये x1 कॉम्प्लीमेंट x2 और साथ में x3। इसका रीजन क्या आ जाएगा? आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्गसम नियम, वर्गसम नियम। वर्गसम नियम के कारण ऐसा हो रहा है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, तो ये आपके पास में बन गया किसके लिए? डीएनएफ फॉर्म के लिए। देखो ये वाला पार्ट आया है कंप्लीट। तो इसी तरीके से अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है कि मल्टीप्लिकेशन देखो बन गया मल्टीप्लिकेशन, फिर देखो एडिशन, फिर देखो मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एडिशन। और मल्टीप्लिकेशन में भी कितने वेरिएबल लोगे? जितने वेरिएबल फंक्शन में गिवन है। फंक्शन में अगर मान लो 3 वेरिएबल गिवन है तो 3 3 आनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन में। अगर 2 गिवन होता तो 2 2 आता किसके अंदर? मल्टीप्लिकेशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन वही है, डीएनएफ फॉर्म अपन निकाल रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूं। डीएनएफ रूप f x1 x2 x3 इक्वल टू देखो क्या है आपके पास में? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन x1 प्लस x2 x1 प्लस x2 डॉट x1 प्लस x2 डैश x1 प्लस x2 डैश फिर डॉट x1 डैश प्लस x3 x1 डैश प्लस x3। ये जैसा क्वेश्चन आपके सामने है, चेक कर लो इसको भी एक बार देख लेते हैं। 1 प्लस 2 डैश और 1 डैश प्लस 3 1 डैश प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आपके सामने दे रखा है। बोला देखो इसको फिर से सॉल्व करना है। तो देखो फिर से सॉल्व करने के लिए देखो वही काम करना पड़ेगा फिर से अपने को। डीएनएफ में लिखने के लिए इस वाले पार्ट को देखो 2 टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में लाना है। इसकी देखो जो फॉर्म कैसे आ रही है, इसकी फॉर्म में देखो एडिशन मल्टीप्लिकेशन। एक पार्ट अपन और करेंगे ना, देखो अभी सीएनएफ फॉर्म उसकी फॉर्म है ये, वैसे एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन। अभी का फॉर्म क्या अपने पास में? मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन। देखो इसका सॉल्यूशन जब अपन स्टार्ट करेंगे देखो क्या क्या पार्ट आएगा अपने पास में। ये जो चल ही रहा है x1 x2 x3, इसको देखो स्टार्टिंग में 2 पार्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं क्या? x1 प्लस x2 और x2 डैश, क्योंकि जब इसको ओपन करोगे आप लोग यहाँ पे देखो ये तो एज है ही x1 डैश प्लस x3, ये टर्म्स तो एज है ही। इसका रीजन क्या जाएगा? बंटन नियम, बांटने का नियम। देखो क्या बन जाता है ये a प्लस बी डॉट a प्लस सी और डॉट ये जो बचा हुआ है वो एज इट इज a प्लस बी डॉट a प्लस सी। इसी तरीके से लिखेंगे ना अपन। तो इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए। अब देखो इसको, ये x1 तो एज इट इज और ये देखो 2 और 2 डैश का मान हो जाएगा 0, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से।
और डॉट यहाँ पे क्या बचा हुआ आपके पास में x1 डैश प्लस x3। अब इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो, पूरकता नियम से ही हो जाएगा 0। अब देखो इसको फिर से बंटन नियम लगा देते हैं, तो ये बनेगा एक बार तो आपके पास में x1 डैश फिर प्लस x1 x3, क्या रीजन आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम, फिर से वही डिस्ट्रीब्यूटिव लो। तो अब इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है, बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लो। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लो लिखने के बाद में बंटन नियम जब लगा दिए अपन, देखो इसको फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, ये देखो 1 और 1 डैश का मतलब होता है देखो 0, तो यहाँ से एक ही बचेगा सिर्फ और सिर्फ x1 और x3, और इसका रीजन क्या जाएगा, ये 0 हो चुका है पूरकता नियम से, कॉम्प्लीमेंशन लो से, पूरकता नियम, पूरकता नियम से उस वाले का मान को क्या कर दिया अपन 0 करके हटा दिया। तो यहाँ से बच गया सिर्फ और सिर्फ 1 और 1 डैश, ठीक है, यहाँ से बच गया ये वाला पार्ट। इसको फिर से देखो दो वेरिएबल है ही, एक वेक्टर की कमी है, तो डॉट वन यानी x1 x3 डॉट 1 तत्समक अवयव, वो भी तत्समक में भी कौन सा गुणन तत्समक, तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में तत्समक अवयव, ठीक है, तत्समक मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट। अब 1 की जगह देखो किसकी कमी है, बोला 1 की जगह एक बार तो कमी है डॉट वाली, इसके लिए यानी इसको अपन लिख सकते हैं एक बार तो x1 x3, 1 की जगह x2 प्लस x2 का डैश, और इसका रीजन क्या आ जाएगा x2 प्लस x2 का डैश कर दिया यहाँ पे, तो इसके लिए इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में 1 की जगह लिखे हुई है तो पूरकता नियम, तो इसका नाम है आपके पास में पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो। ओपन कर देते हैं इसको, ओपन करके देखो मान क्या मिलेगा आपके पास में, एक बार तो x1 x3 x2 फिर प्लस x1 x3 और x2 डैश, इसका भी रीजन क्या आ जाएगा आपका, तो फिर से वही चीज़ है देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, तो इसका रीजन फिर से आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लो। देखो हो गया आपका काम। ये देखो इसकी जो फॉर्म है वो डीएनएफ फॉर्म है, कोई 2 बार है तो उसको अपन हटा देते हैं, लेकिन कोई 2 बार है ही नहीं तो इसलिए 2 बार नहीं है तो नहीं हटाना पड़ेगा, तो आपका काम हो गया देखो इसी से। तो इसको अपन क्या बोलते हैं डीएनएफ फॉर्म, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ठीक है। तो ये वाला काम किसके लिए हो गया आपको इसमें डीएनएफ वाले पार्ट के लिए। तो डीएनएफ वाले पार्ट के क्वेश्चन को अपन क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, वही डीएनएफ रूप ही अपन निकाल रहे हैं हर क्वेश्चन में भी फिलहाल। तो डीएनएफ रूप, डीएनएफ रूप क्वेश्चन लिख लेते हैं, f x1 x2 और x3, f x1 x2 और x3। देखो इसका मान क्या क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, एक मान तो देखो ये है डॉट x1 देख लो एक बार क्वेश्चन क्या होगा इसमें, x1 डॉट x2, डॉट है यहाँ पे x2, फिर प्लस है ये आपका इसमें x1 डैश डॉट x3, x1 डैश डॉट x3, और पूरे का जो है ये डैश है आपके पास में x1 डैश प्लस x3, ठीक है। ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। इसको भी देखो आपको क्या करना है, डीएनएफ रूप में ज्ञात करना है।
और डीएनएफ रूप में ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, ये दोनों चीज़ आपको करनी पड़ेगी, मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन देखो इसका स्टार्ट कर रहे हो तो देखो इधर तो एच चलेगा वही एफ x1 x2 x3, इधर वाले पार्ट को देखो इसको एक बार एच छोड़ दो, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 को एच छोड़ दो डॉट, इसको देखो ओपन कर देते हैं डिमॉर्गन्स लॉ से। देखो ऊपर डैश आ रहा है ना, तो a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार तो देखो बन जाएगा ये x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट a कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट b कॉम्प्लीमेंट यानी x1 डैश x3 इसका भी कॉम्प्लीमेंट। तो a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ। तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद में देखो इसको भी अपन अप्लाई कर देते हैं। देखो फिर से डिमॉर्गन्स लॉ लगा देते हैं, इधर तो देखो एज इट इज रहेगा x1 प्लस x2 प्लस x3, ये पार्ट तो एज इट इज, इधर वाले पार्ट में देखो क्या क्या रहेगा, ये टर्म्स तो एज इट इज रहेगा ना, भी तो एज इट इज चलता रहेगा ये आंसर तक। इसको बाद में चेंज करेंगे, पहले अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में इसको अपन चेंज करेंगे। देखो a डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट एक बार तो बनेगा x1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट डॉट एज इट इज, इसमें भी देखो वही चीज़, एक बार तो बनेगा ये x1 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, और प्लस यहाँ से बनेगा ये x3 का कॉम्प्लीमेंट, फिर से लगा दिया यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ। तो फिर से इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, यही सेम टू सेम डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन। जब तक डिमॉर्गन्स लगा रहे हो जब तक डिमॉर्गन्स ही लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखो सारे देखो मल्टीप्लिकेशन में है, चेक कर लो एक बार, और बीच बीच में आ रही है एडिशन की फॉर्म। ठीक है, अब इसको देखो आपको सॉल्व करना है, देखो क्या क्या से सॉल्व कर सकते हो इसको। इस वाले पार्ट से देखो दिक्कत नहीं, लेकिन देखो इसको और थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर दोगे। एडजस्टमेंट कैसे, देखो आपका टारगेट आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन लाना है, देन आपको एडिशन लाना है। तो इस वाले पार्ट को देखो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखो बाहर वाले पार्ट को तो एज इट इज छोड़ दो एक बार, x1 प्लस x2 प्लस x3 वाले पार्ट को एज इट इज छोड़ दो, अंदर वाले पार्ट को देखो अपन क्या लिख रहे हैं, इस वाले पार्ट को पहले लिख रहे हैं, यानी x1 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट डॉट यहाँ से x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। अब देखो इस वाले पार्ट को, इसमें भी देखो 1 और 3 डैश आ रहा है, इसमें देखो 2 और 3 आ रहा है, तो इसको देखो अपन ऐसे लिखना चाह रहे हैं x1 एज इट इज, फिर प्लस, ध्यान से देखना x2 प्लस x3 इस पहले वाले पार्ट को एज इट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 के साथ वो एक साथ लिखना चाह रहे हैं डॉट, इस वाले पार्ट को देखो वही चीज सेम टू सेम x1 प्लस x3 डैश एज इट इज, और डॉट में यहाँ पे किया x1 डैश प्लस x2 डैश, इसमें भी क्या किया हो सहचारिता नियम यानी एसोसिएटिव लॉ से सिर्फ और सिर्फ क्या किया, यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ देखो सारा का सारा मल्टीप्लाई में है, इस मल्टीप्लाई वाले पार्ट को देखो बाहर छोड़ देते हैं एज इट इज, और स्टार्टिंग वाले देखो दो टर्म्स को देखो ऐसा अपन लिख सकते हैं क्या, ये a प्लस ये वाला पार्ट एज इट इज है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं आपको, x2 प्लस x3 और x1 प्लस x3 डैश,
इस पूरे पार्ट को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपन इसको a डॉट बी प्लस सी, इसको डॉट एजेटी छोड़ देते हैं, पूरा है a डॉट बी प्लस सी, तो इसको देखो अपन ऐसे लिख देते हैं एक बार तो a यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 a डॉट b प्लस सी, एक बार तो a डॉट b प्लस फिर से वही a मतलब वही x1 प्लस x2 प्लस x3, वही फिर से a डॉट सी, और डॉट सी मतलब हो जाएगा x3 डैश, और इन सब के साथ में एक बाहर डॉट है वो एज इट इज रहेगा, ये पूरा पूरा मान तो है ही, और इसके साथ में एक पार्ट और बच गया ना, कौन सा पार्ट, 1 डैश प्लस 2 डैश, तो ये एज इट इज यहाँ पे ध्यान रखना 1 डैश प्लस 2 डैश, ये सब के साथ में मल्टीप्लाई में बाहर है, तो इसको देखो अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट को a डॉट a प्लस बी एब्जर्सन लो, ये फिर से बना देगा ये x1, इसका रीजन लिखेंगे, फिर प्लस यहाँ पे देखो a प्लस बी डॉट सी, तो ये देखो 3 वाला पार्ट, ये जो बाहर डॉट बैठा हुआ है, ये सब के साथ देखो फिर से ओपन होगा, क्या क्या बनेगा, एक बार तो बनेगा देखो a प्लस बी डॉट सी, तो a डॉट बी यानी x1 डॉट x3 डैश, फिर प्लस x2 प्लस x3 डॉट x3 डैश, ये तो रहेगा a प्लस बी डॉट सी, एक बार तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी, देखो वही लिखे ना, और बाहर जो डॉट है ये रहेगा एज इट इज, यानी x1 डैश प्लस x2 डैश, ये रहेगा एज इट इज। अब देखो इसका रीजन ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो एब्जर्सन लॉ में a डॉट a प्लस पूरे को b मान रहे हो, ये जो पूरा है ये b का काम कर रहा है, ये a का, ये भी a का, तो एब्जर्सन लॉ देखो लग गया ना पे a प्लस a डॉट b इक्वल टू क्या होता है, a ही होता है, तो एब्जर्सन लॉ देखो यहाँ पे लगा दिए अपन। अब देखो ध्यान से, इसको भी देखो ओपन करना पड़ेगा, यानी x1 एज इट इज प्लस, इसको देखो ओपन करो, देखो क्या क्या मान आएगा, ये बाहर वाला जो पार्ट है ये इसी के साथ नहीं, ये सब के साथ मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, ये बाहर एज इट इज चल रहा है, सब के साथ बाहर मल्टीप्लाई में, अंदर वाला पार्ट को देखो सॉल्व कर लेते हैं, 1 प्लस यहाँ से रहेगा 1 और 3 डैश, तो इन दोनों को देखो मिला के अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना, फिर से वही एब्जर्सन लॉ लगा रहे हो, a प्लस a डॉट बी, फिर से a यानी यहाँ से तो रहेगा x1 प्लस यहाँ से देखो x2 डॉट x3 डैश, x2 डॉट x3 डैश प्लस यहाँ से एक रहेगा x3 और x3 डैश, और इन सब के बाहर डॉट के फॉर्म में क्या है आपके पास में x1 डैश प्लस x2 डैश, रीजन क्या आ गया, अवशोषण नियम, तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में अवशोषण नियम, तो इसका नाम लिख देते हैं एब्जर्सन लॉ, अवशोषण नियम। अब देखो इस वाले पार्ट को क्या लिख सकते हो, अब इस वाले पार्ट से देखो दिक्कत नहीं है आपको, ये सारे देखो मल्टीप्लिकेशन एडिशन आ रहा है। अब देखो इस वाले पार्ट को देखो, स्टार्टिंग में देखो जो दो पार्ट है 3 डैश और 3 डैश, ये तो जीरो करके हट ही गया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये बचा हुआ है x1 प्लस x2 x3 डैश, और डॉट में यहाँ पे है आपके पास में x1 डैश प्लस x2 डैश, ये जीरो क्यों हट गया, तो पूरकता नियम से, कॉम्प्लीमेंशन लो, तो पूरकता नियम, इसको अपन जीरो कर दिए, देखो 3 और 3 डैश को, आराम से देखते रहो। अब देखो फिर से देखो इस वाले पार्ट को, इस पूरे को तो देखो a लेट कर रहे हो, यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक a डॉट, ये काम कर रहा है b का, प्लस ये काम कर रहा है c का, a डॉट b प्लस c, क्या बनेगा एक बार तो a डॉट b प्लस a डॉट c, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं a डॉट b प्लस a डॉट c, तो a डॉट b, अब b मतलब ये x1 डैश, a डॉट b फिर प्लस a डॉट c, और a का मान क्या है x1 प्लस x2 प्लस डॉट में x3 डैश, और यहाँ पे डॉट में फिर से क्या है x2 डैश, a डॉट b प्लस a डॉट c,
रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में? बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका रीजन फिर से आ जाएगा आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है। अब देखो टारगेट ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन। अब देखो इसको फिर से अपन ओपन कर देते हैं जितना ओपन कर सकते हैं। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अब फर्स्ट वाले पार्ट को देखो एज इट इज रहने दो, इसको भी ओपन कर देते हैं, सबको एक साथ ही कर देते हैं। 1 1 डैश होगा तो क्या बन जाएगा? 0। ये इसके साथ होगा तो क्या बनेगा? x2 x3 डैश और x1 डैश, फिर प्लस इसमें आ जाओ 1 2 डैश, यहाँ से तो रहेगा 1 और 2 डैश। ये जब इसके साथ होगा तो देखो 2 और 2 डैश मिलके 0 बना देगा पूरकता नियम से। इसमें भी देखो एक टर्म्स अपन नहीं लिखे हैं, कौन सा नहीं लिखे हो? जब ये इसके साथ में जाएगा तो 0 बना देगा। तो बंटन नियम और पूरकता नियम, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा? बंटन नियम और पूरकता नियम, बंटन नियम और साथ में फिर से पूरकता नियम। तो एक तो हो गया बंटन नियम के कारण और एक हो गया आपके पास में पूरकता नियम के कारण। ठीक है, एक बंटन नियम के कारण और एक हो गया पूरकता नियम के कारण। अब देखो इस वाले पार्ट को देखो आप क्या लिख सकते हैं। 3 3 पार्ट आ गया मल्टीप्लिकेशन में, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे 2 पार्ट है, एक पार्ट की कमी है तो डॉट 1। तो इसको तो अपन क्या लिखेंगे? x2 x3 डैश और x1 डैश प्लस x1 x2 डैश और डॉट में 1। इसका रीजन क्या आ जाएगा? तत्समक। और तत्समक में भी कौन सा है? गुणन तत्समक, गुणन तत्समक अवयव। ठीक है, गुणन तत्समक अवयव। अब देखो इस वाले पार्ट को देखो अपन क्या लिख सकते हैं? इस पूरे पार्ट को 1 की जगह देखो फिर से मान रख सकते हैं, यानी ये तो रहेगा एज इट इज 1 3 डैश और 1 डैश, 1 2 डैश और 1 की जगह फिर से लिख देते हैं अपन x3 और प्लस के अंदर x3 का कॉम्प्लीमेंट। रीजन आ जाएगा फिर से वही कॉम्प्लीमेंशन लो या पूरकता नियम। तो इसको हम फिर से क्या लिखेंगे? पूरकता नियम या कॉम्प्लीमेंशन लो, पूरकता नियम, कॉम्प्लीमेंशन लो। अब इसको देखो फिर से ओपन कर दो, यानी x2 x3 डैश x1 डैश प्लस ये ओपन होके क्या मिलेगा? x1 x2 डैश और x3, फिर प्लस ये इसके साथ ओपन होके क्या मिलेगा? x1 x2 डैश और साथ में x3 डैश। इस किस कारण से ये बन गए सारे? बंटन नियम तो लगाए हो यहाँ पे a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो ये किसके लिए हुआ? बंटन नियम। तो इसको अपन क्या लिख देते हैं? बंटन नियम के कारण ऐसा हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका नाम आ जाएगा बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, देख लो। अब देखो कोई 2 बार है क्या? 1 2 डैश 3 नहीं है कोई 2 बार। इसको बस एडजस्टमेंट करके सही तरीके से लिख लेते हैं। यानी सबसे पहले तो लिख लेते हैं ये वाला मान, यानी x1 x2 डैश और x3, फिर प्लस x1 x2 डैश और x3 डैश, फिर प्लस यहाँ से और x1 डैश x2 और साथ में x3 डैश। क्रम को चेंज किए हो, इसका नाम क्या आ जाएगा? क्रम विनिमय नियम। जितने भी रीजन लिख रहे हो, रीजन आपको लिखना पड़ेगा, बिना रीजन का मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसका रीजन आ जाएगा आपका इसमें क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ के कारण इस तरीके से हो रहा है, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका इसमें? क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। आ जाओ नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, डीएनएफ वाले पार्ट भी, डीएनएफ का ही पार्ट चल रहा है अभी अपन सिर्फ और सिर्फ डीएनएफ के पार्ट के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, वही फिर से डीएनएफ डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म का ही क्वेश्चन है अभी भी।
क्वेश्चन अभी भी वही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, फिर से वही 1 2 3, यानी f x1 x2 और x3 इक्वल टू क्या है 1 2 डैश 1 और 2 डैश, फिर प्लस 1 और 3 1 और 3, अब फिर से इसके क्या आ जाएगा डैश, और प्लस क्या है होगा फिर से x1 डैश। देख लो आराम से क्वेश्चन को, इसका भी डैश और इसका भी डैश, सही है। काम क्या करना है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, और डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको प्रोसेस जो अप्लाई करना है, क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन, ये काम करना है हमें, मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन का काम। क्लियर है? तो पहले अपने को मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन का काम करने के लिए सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा, और चेंज करने के लिए देखो यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है बाहर देखो कॉम्प्लीमेंट, तो इस कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले आपको हटाना पड़ेगा। अब कॉम्प्लीमेंट को कैसे हटाओगे, कॉम्प्लीमेंट को हटाओगे सिर्फ और सिर्फ डिमॉर्गन्स लॉ की सहायता से। अगर डिमॉर्गन्स लॉ को काम में लोगे तो ही ये कॉम्प्लीमेंट हटेंगे, तो ही ये कॉम्प्लीमेंट हटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अपन काम में ले लेते हैं डिमॉर्गन्स लॉ को। डिमॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग देखो क्या क्या बन जाएगा ये, इधर तो देखो LHS वो चली रहा है, जिट इज इक्वल टू के बाद की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ से तो रहेगा x1 और x2 डैश, इसका डैश a डैश, फिर यहाँ पे डॉट a प्लस b का कॉम्प्लीमेंट है ना, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। अब b कॉम्प्लीमेंट मतलब x1 x3 इसका भी कॉम्प्लीमेंट, तो a प्लस b का होल कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हो जाएगा, एक बार तो a कॉम्प्लीमेंट, फिर आ जाएगा बीच में डॉट b कॉम्प्लीमेंट, और एज इट इज क्या बच गया वहाँ से x1 कॉम्प्लीमेंट तो बचा हुआ ही है, तो प्लस यहाँ से रहेगा x1 का कॉम्प्लीमेंट, ये तो एज इट इज रहेगा x1 का कॉम्प्लीमेंट, तो x1 का कॉम्प्लीमेंट तो एज इट इज रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये रह गया उसमें क्या x1 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को देखो क्या लिखोगे, डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिए तो इसका रीजन भी लिख देते हैं, भाई डिमॉर्गन्स लॉ के कारण ऐसा हो रहा है, तो इसका रीजन आ जाएगा डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स नियम के कारण ही इस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब डिमॉर्गन्स लॉ करने के बाद में अब देखो फिर से वही डिमॉर्गन्स नियम लगा रहे हो, दो बार लगेगा डिमॉर्गन्स नियम। तो डिमॉर्गन्स लॉ में देखो उसको क्या लिखोगे, अब x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये तो हो गया फर्स्ट वाले पार्ट, डॉट a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, तो दो बार कॉम्प्लीमेंट हट जाएगा, डॉट यहाँ पे देखो ये रहेगा x1 कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट, ये रहेगा एज इट इज। इसका नाम क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, इसको तो एज इट इज छोड़ दिए, इस वाले पार्ट को ओपन कर दिए, तो इसका नाम क्या लिखोगे, फिर से वही चीज़ है डिमॉर्गन्स नियम, तो इसका रीजन आ जाएगा फिर से वही डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, ऐसा डिमॉर्गन्स नियम के कारण हो रहा है, ठीक है। अब देखो डिमॉर्गन्स लॉ लगा दिए, अब देखो इसको फिर से देखो थोड़ा सॉल्व कर रहे हो, वन डैश देखो दोनों में सेम सेम है क्या, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, x1 डैश प्लस x2 और x3 डैश, और जो सेकेंड वाला मान है x1 डैश, ये तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखो अपन ऐसा इसलिए लिखते हैं, देखो a प्लस बी डॉट सी, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, देखो ऐसे लिखते हैं ना अपन a प्लस बी डॉट सी, देखो इसको अपन क्या लिखते हैं a प्लस बी डॉट सी, ये ओपन होता है देखो इस तरीके से a प्लस बी डॉट में आ जाता है ये a प्लस सी, इसी तरीके से तो ओपन करते हैं ना, a प्लस बी डॉट सी, a प्लस बी और डॉट के अंदर फिर से क्या आ जाता है a प्लस सी,
तो ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, अब इसका नाम भी था आपका, इसको क्या बोलते हैं अपन, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दो टाइप की होती है, एक तो ये वाला टाइप है और एक टाइप और था ना, उसमें डायरेक्ट ही था वो ए प्लस बी और डॉट में सी। इसको अपन क्या लिखते हैं, ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है दोनों टाइप। ये भी बांटने का ही नियम है, बंटन नियम, ये भी देखो बांटने का ही नियम है। या फिर ए डॉट बी प्लस सी, ये भी वही चीज़ है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखो ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये भी वही चीज़ है, सबका मतलब वही है। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको भी वही लिखोगे। ठीक है, अब देखो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसको देखो ये लिख दिया अपन, इसको छोड़ दो एक बार। अब आ जाओ देखो इस वाले पार्ट पे, क्वेश्चन वाले पार्ट पे। अब देखो इसको जब ये लिख दिए, अब ध्यान से देखना, ये है ए प्लस ए, तीनों देखो प्लस प्लस में है, तो ए और ए इसको फिर से हम लिख सकते हैं x1 डैश प्लस यहाँ पे रहेगा x2 और x3 डैश एज इट इज। इसका रीजन क्या आ जाएगा, ए प्लस ए, वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। वर्गसम नियम के कारण क्या होता है कि जो ए प्लस ए का मान होता है उसको अपन क्या लिखते हैं, ए ही लिखते हैं फिर से। ए प्लस ए इक्वल टू ए, किस नियम से, मतलब वर्गसम नियम से। तो वर्गसम नियम से अपन क्या लिखते हैं, ए प्लस ए और इक्वल टू क्या होता है, ए। ठीक है, अब देखो कितने की कमी है उसको अपन देखो फुलफिल कर लेते हैं। इसमें देखो 2 की कमी है, x1 डैश डॉट 1, x2 x3 डैश डॉट 1। इसका रीजन क्या आ जाएगा, तत्समक अवयव, गुणन तत्समक, लेकिन अब डायरेक्ट लिख देते हैं तत्समक ही, आइडेंटिटी। इसको देखो फिर से क्या लिख सकते हैं, x1 डैश एज इट इज डॉट 1 की जगह x2 प्लस x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x2 x3 डैश, अब 1 की जगह देखो किसकी कमी है, 1 की कमी है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन x1 प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट। ये किस कारण से लिखे हैं, 2 3 तो है ही, 1 की कमी थी, तो यहाँ पे भी 1 के कारण लिख गया पूरकता नियम और यहाँ पे भी लग गया पूरकता नियम। तो इनका रीजन क्या आ जाएगा, पूरकता नियम से, कॉम्प्लीमेंशन लॉ से। तो इसको हम बोलेंगे पूरकता नियम। पूरकता नियम से इसका मान क्या होता है, 1। और ए डॉट ए डैश जो होता है उसका मान क्या होता है पूरकता नियम से, 0। एक होता है प्लस के लिए और एक होता है डॉट के लिए। तो यहाँ पे कौन सा काम में ले रहे हैं अपन, प्लस वाला काम में ले रहे हैं, क्योंकि ए प्लस ए डैश का मान क्या होता है, ये इसी का मान होता है 1। ठीक है, इसको देखो और क्या लिख सकते हो, इस वाले पार्ट को जब ये लिख दिए, अब इसको देखो ओपन करोगे एक बार तो रहेगा ये x1 डैश x2, ये तो रहेगा 1 की जगह देखो ये लिख दिया और ये एज इट इज, सही है। ये तो रह गया उसमें x1 डैश प्लस x2 प्लस यहाँ से क्या रहेगा x1 डैश और x2 डैश प्लस यहाँ से देखो क्या रहेगा, ये भी ओपन होगा x2 x3 डैश और x1, फिर प्लस जब दोबारा ओपन करोगे तो क्या मिलेगा यहाँ से x2 x3 डैश और यहाँ से x1 डैश, ये दो तो इसके कारण 2 3 डैश 1 और यहाँ से देखो क्या है 2 3 डैश और 1 डैश। इसका रीजन क्या आ गया, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसका रीजन आ गया आपका इसमें बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बंटन नियम के कारण ये देखो इस तरीके के बिहेव करेगा। फिर से ओपन करना पड़ेगा एक बार, तो फिर से ओपन कर देते हैं। देखो इसको फिर से क्या लिखेंगे अपन, इक्वल टू 1 की कमी है तो देखो यहाँ पे बन जाएगा ये x1 डैश x2 डॉट 1 प्लस ये क्या रहेगा x1 डैश x2 डैश डॉट 1। 3 3 लाना है ना, कि जो क्वेश्चन गिवन था वो 3 3 चर में गिवन है,
तो 3 वेरिएबल आना चाहिए, 2 वेरिएबल है, एक एक कमी वेरिएबल थी तो डॉट वन कर दिए अपन। इस वाले पार्ट में आ जाओ, प्लस 2 3 डैश और 1 प्लस, इस वाले पार्ट में आ जाओ 2 3 डैश और फिर साथ में x1 डैश। अब इसका रीजन और लिख लो, बोले इसका रीजन क्या आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ डॉट वन किए हो, गुणन तत्समक, तो फिर से इसका रीजन आ जाएगा आपका इसमें तत्समक अवयव, इसका रीजन आ जाएगा आपका इसमें तत्समक अवयव, गुणन तत्समक अवयव। ठीक है, अब इसको देखो 1 की जगह फिर से मान लिखना पड़ेगा, तो 1 की जगह देखो फिर से क्या लिख सकते हैं, x1 डैश, ये तो एज इट इज रहेगा, x2 और 1 की जगह फिर से आ जाएगा ये 3 और यहाँ से रहेगा 3 का डैश, फिर प्लस, यहाँ पे 1 की जगह लिख दिया अपन 3 और 3 डैश। नेक्स्ट वाले पे आ जाओ 1 डैश और 2 डैश, तो x1 डैश एज इट इज, x2 डैश एज इट इज, 1 की जगह इसमें भी देखो 1 और 2 था, 3 की कमी है, तो इसमें भी लिख दिया अपन x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, 1 की जगह लिख दिए 3 और 3 का कॉम्प्लीमेंट, प्लस 2 3 डैश 1 प्लस, यहाँ से वही रहेगा x2 x3 डैश और x1, 2 3 डैश और 1, और ये टर्म्स लास्ट वाली टर्म्स है ये भी एज इट इज है आपके पास में 2 3 डैश और 1 डैश, तो इसको भी अपन क्या लिखेंगे 2 3 डैश और साथ में 1 डैश। हर किसी का रीजन का नाम है ना, ये इस कारण से है, ये इस कारण से है। क्लियर है? अब देखो इसको फिर से ओपन कर देते हैं, इसको ओपन करके देखो क्या लिखेंगे अपन। एक बार तो देखो बनेगा x1 डैश x2 और x3, फिर प्लस पे आ जाओ, यहाँ से ऑपरेट होकर क्या मिलेगा x1 कॉम्प्लीमेंट x2 और साथ में x3, डिस्ट्रीब्यूटिव लो से कर रहे हो, ध्यान रखना ए यहाँ पे बीच में डॉट है, ये a डॉट बी प्लस सी और a डॉट बी प्लस a डॉट सी, ये हो गया, ये हो गया, इसमें आ जाओ प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2 कॉम्प्लीमेंट और साथ में x3, ये भी देखो वही चीज़ है, ये आपका इसमें है क्या, यहाँ पे डॉट है, ये a डॉट बी प्लस सी, और फिर से वही चीज़ है a डॉट बी यानी 1 डैश टू a डॉट बी, फिर इसी में प्लस प्लस a डॉट सी, और a मतलब क्या है x1 डैश x2 डैश a और डॉट सी यानी x3 का डैश, फिर प्लस नीचे की तरफ लिख देता हूँ, दो बार मान है ना, तो दोनों बार लिखोगे ना, इसके लिए हो गया, इसके लिए हो गया, इधर वाले में आ जाओ। अब इन दोनों को तो ओपन कर दिए, लेकिन देखो अब ये तो एज इट इज रहेगा 2 3 डैश 1, 2 3 डैश और 1, फिर प्लस लास्ट जो टर्म्स देखो क्या होगा इसमें x2 x3 डैश और x1 डैश। अब कोई 2 बार आ रहा है तो उसको अपन हटा देंगे, कोई अगर 2 बार आएगा तो उसको अपन हटा देते हैं, कोई है क्या 2 बार 1 डैश और नहीं है तो उसको अपन एज लिख लेते हैं। देखो क्या क्या है x1 डैश x2 और x3, 1 डैश 2 3, और भी कहीं पे है क्या 1 डैश 2 3, नहीं है कहीं पे, तो एक बार रहेगा ही रहेगा, फिर प्लस 1 डैश 3 डैश 2, 1 डैश और 3 डैश, ये भी हो गया और ये भी हो गया, 1 डैश 3 डैश 2 है क्या कहीं पे, 1 डैश 3 डैश 2, देखो ये 2 बार है तो एक बार हटा दो। इस पे आ जाओ 1 डैश 2 डैश 3, 1 डैश 2 डैश और 3, ये हो गया 1 डैश 2 डैश 3, और भी कहीं पे है क्या 1 डैश 2 डैश 3, मतलब नहीं है 1 डैश 2 डैश 3 डैश चाहिए आपको, तो क्या चाहिए 1 डैश 2 डैश और 3 चाहिए आपको, तो 1 डैश 2 डैश 3, तो ये था 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो ये आएगा एक बार और, तो एक बार ये वाला मान आ जाएगा 1 डैश 2 डैश और 3 डैश, तो यहाँ से रहेगा x1 डैश x2 डैश और x3 डैश, फिर प्लस एक देखो ये वाला मान बच गया 1 2 3 डैश, तो ये वाला मान बच गया है कि x1 x2 और साथ में x3 डैश,
देखो यही फॉर्म किसके लिए आपके पास में है, डीएनएफ की फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, यही तो है। चेक कर लो एक बार। x1 डैश देखो अलग से था ना इसमें, प्लस x1 डैश, हाँ x1 डैश देखो प्लस अलग से था, तो इसको देखो अपने इस तरीके से लिख सकते हैं। डीएनएफ वाले क्वेश्चन ही अपन कर रहे हैं, डीएनएफ रूप डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, क्वेश्चन अभी भी वही चल रहा है। क्वेश्चन है आपके पास में f x1 x2 और x3, f x1 x2 और x3। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, x1 प्लस x1 डैश प्लस x2 का कॉम्प्लीमेंट, फिर डॉट x1 प्लस x2 डैश डॉट x3 डैश, और इसका भी देखो कॉम्प्लीमेंट, 2 बार कॉम्प्लीमेंट है ये, चेक कर लो एक बार, 2 बार कॉम्प्लीमेंट है। 1 प्लस 1 डैश प्लस 2 फिर बाहर डैश है, 1 प्लस 2 डैश 3 डैश का भी डैश, 2 बार डैश था ये, देख लो एक बार, चेक कर लो। क्वेश्चन देखो सब में भी वही चल रहा है, डीएनएफ फॉर्म ज्ञात करना है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे दिखेगा आपको, उसको देखने से मतलब नहीं है, डीएनएफ फॉर्म से f x1 x2 x3 का मान देखो इसके बराबर है। देखो सॉल्यूशन, एलएचएस वाला पार्ट तो देखो एलटी चलेगा ही चलेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो डिमॉर्गन्स लॉ यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ पे देखो एक x1 वाला पार्ट एलटी फिर प्लस, इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगा रहे हो, a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बनेगा एक बार तो a कॉम्प्लीमेंट वही रहेगा, फिर से डॉट में आ जाएगा b कॉम्प्लीमेंट, ये तो हो गया देखो फर्स्ट वाला पार्ट डिमॉर्गन्स लॉ लगाने के बाद में, डॉट यहाँ पे देखो x1 एज इट इज फिर प्लस, इसमें भी देखो डिमॉर्गन्स लॉ a डॉट b का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, बोले एक बार तो a कॉम्प्लीमेंट और एक बार बनेगा प्लस का b कॉम्प्लीमेंट, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, एक बार तो a कॉम्प्लीमेंट यानी x2 का कॉम्प्लीमेंट वही रहेगा, और प्लस प्लस क्या आ जाएगा x3 का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही रहेगा, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ आएगा इसका रीजन, पर डिमॉर्गन्स नियम के कारण ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो डिमॉर्गन्स लॉ के कारण ये देखो, इसलिए ये ऐसा काम करेगा, ये डिमॉर्गन्स नियम के कारण। अब देखना ध्यान से, इसको देखो अपन क्या क्या लिख सकते हैं, और फर्स्ट वाला देखो जो पार्ट है इसमें देखो फिर से लगा देंगे एब्जर्शन लॉ, क्योंकि एब्जर्शन लॉ अवशोषण नियम के कारण देखो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो क्या बनेगा, ये इक्वल टू तो चल ही रहा है, देखो a प्लस a डॉट बी यानी फिर से रहेगा ये x1, रीजन आ जाएगा एब्जर्शन लॉ डॉट, और यहाँ पे ये भी एज इट इज रहेगा x1 प्लस, और यहाँ से रहेगा x2 प्लस x3, और इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में एब्जर्शन लॉ, अवशोषण नियम, एब्जर्शन लॉ के कारण ये इस तरीके से काम करता है, एब्जर्शन लॉ अवशोषण नियम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब ये x1 है देखो बीच में जो तो है ना, ये डॉट है बीच में, यहाँ पे देखो डॉट है ये, तो फिर से देखो वही चीज़ काम आ रहा है, देखो a डॉट a प्लस ये पूरा पूरा जो काम वो कर रहा है देखो b का, देखो ये यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है ये तो काम कर रहा है b का, अरे ये देखो सेम सेम है ये, और ये सेम सेम है, तो इसका नाम है a और इसका नाम भी क्या होगा इसमें a, तो a डॉट a प्लस बी, फिर से वही लग गया ना अवशोषण नियम, भाई अवशोषण नियम ही तो लग रहा है बार बार,
ए डॉट ए प्लस बी, तो ए डॉट ए प्लस बी को अपन क्या लिखते हैं वैसे, ए डॉट ए प्लस बी, ये फिर से बनता है ए, या फिर ए प्लस ए डॉट बी, इसको भी ए ही लिखते हैं अपन। और इस नियम का नाम होता है आपका इसमें अवशोषण नियम, एब्जर्सन लॉ। एब्जर्सन लॉ के कारण अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ए प्लस ए डॉट बी भी ए ही बनेगा और ए डॉट ए प्लस बी भी ए ही बनेगा, अवशोषण नियम के कारण। ठीक है, तो इसका रीजन आ गया अवशोषण नियम। तो इसको देखो फिर से क्या लिखेंगे अपन, x1 डॉट ये पूरा पूरा, तो यहाँ से बनेगा फाइनली x1, और इसका भी रीजन आ जाएगा आपका तो फिर से वही अवशोषण नियम, अवशोषण नियम। लेकिन देखो आपका काम फिर भी नहीं हुआ, आपको तो वेरिएबल चाहिए मल्टीप्लाई के अंदर, तो इसको अपन देखो फिर से क्या लिखेंगे, x1 एज इट इज डॉट 1, रीजन आ जाएगा उसमें क्या, तत्समक अवयव, तो इसका रीजन आ जाएगा आपका इसमें तत्समक अवयव। इसको देखो फिर से क्या लिखोगे, डॉट 1 की जगह देखो मान आ जाएगा इक्वल टू, उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी ना, x1 एज इट इज, 1 की जगह अपन लिख देते हैं 2 प्लस 2 का कॉम्प्लीमेंट, और इसका रीजन क्या आ जाएगा, पूरकता नियम। इसका रीजन आ जाएगा आपका इसमें कॉम्प्लीमेंशन लॉ या फिर पूरकता नियम। भाई या तो कॉम्प्लीमेंशन लॉ बोलो इंग्लिश में बोलोगे, तो हिंदी में बोलोगे तो पूरकता नियम, सब में एक ही काम कर रहे हैं अपन डीएनएफ के। सारे क्वेश्चन ही कर लिए, एक दो क्वेश्चन और बच्चे वो भी कर लेंगे इसको अपन कंप्लीट। फिर अपने पास में नया टॉपिक जाएगा, वो जाएगा सीएनएफ फॉर्म पे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को फिर से अगर अपन मान लो ऑपरेट करें तो देखो इसकी वैल्यू क्या क्या आएगी। बंटन नियम देखो लग रहा है फिर से, ए डॉट ए प्लस बी, तो एक बार तो बनेगा ये x1 डॉट x2, फिर प्लस x1 डॉट x2 डैश, रीजन क्या आ जाएगा इसके लिए, बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, अब देखो दो वेरिएबल, इसमें भी दो वेरिएबल, तो वेरिएबल की कमी है कि वेरिएबल की, तो दोनों में लगाना पड़ेगा डॉट, डॉट लगाओगे तो ही काम होगा हमारा, तो दोनों में लगा देते हैं डॉट। और डॉट लगाने के लिए फिर उसकी जगह मान भी पुट करना पड़ेगा। देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, इक्वल टू चल ही रहा है x1 x2 डॉट 1, फिर प्लस x1 x2 डैश डॉट 1। अब इसका रीजन क्या आ जाएगा, गुणन तत्समक, तो इसको हम बोलेंगे तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। और तत्समक अवयव भी कौन सा, गुणन तत्समक अवयव, मल्टीप्लिकेशन, गुणन तत्समक अवयव, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। इसको देखो अपन फिर से क्या लिख सकते हैं, x1 तो एज इट इज है, x2 भी एज इट इज है, 1 की जगह पर मान रख देते हैं x3 और x3 का कॉम्प्लीमेंट, 1 की जगह वैल्यू रख दी 3 और 3 कॉम्प्लीमेंट, प्लस x1 एज इट इज, x2 डैश एज इट इज, फिर 1 की जगह पर लिख दिए x3 प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट, 1 और 2 डैश तो एज इट इज, और 1 की जगह वैल्यू रख दिए 3 और 3 कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मान आएगा क्या, उससे पहले देखो अपन रीजन लिख देते हैं, बोले इसका रीजन क्या होगा, तो 1 की जगह ये वाला मान लिखे अपन, तो इसका नाम हो जाएगा ये पूरकता नियम के कारण ऐसा हो रहा है, कॉम्प्लीमेंशन लो, क्योंकि पूरकता नियम से अपन इसको इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो पूरकता नियम में इसको अपन ये लिख दिए, देख लो आराम से देख लो। अब इसको देखो फिर से अपन ओपन करेंगे बंटन नियम से, तो इसको अपन फिर से देखो क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, ये बनेगा एक बार तो x1 x2 और x3, फिर प्लस ये इसके साथ ऑपरेट होकर क्या बनेगा, x1 x2 और x3 डैश, फिर प्लस ये इसके साथ भी ऑपरेट हो जाएगा, तो
इसके साथ में क्या बनेगा, x1 x2 डैश और x3, फिर प्लस ये भी इसके साथ होगा, इसको अपन क्या लिखेंगे, x1 x2 डैश और x3 डैश। ये कौन सा नियम लगा दिया इसके अंदर, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो a है, a ये b का काम कर रहा है, ये c का काम कर रहा है, तो a डॉट b प्लस सी, a डॉट b प्लस सी, ये तो लिखोगे एक बार तो a डॉट b और प्लस एक बार क्या आएगा a डॉट सी, एक बार तो a डॉट b और एक बार क्या आ जाएगा b डॉट सी। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन मान लिखते हैं ना इस वाले के अंदर। अब इसका रीजन देखो आगे आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, तो इसका नाम यहाँ पे देखो क्या आपके पास में है, बंटन नियम, बंटन नियम। अब इसको देखो फिर से अपन ऑपरेट कर देते हैं, इसको देखो अपन फिर से क्या लिखेंगे, ये तो हो गया देखो इसके लिए, कोई दो बार है तो उसको देखो सिंगल टाइम लिखना होता है, x1 x2 और x3, ये तो रहेगा ये कहीं पे दो बार है क्या 1 2 3 और कहीं पे नहीं है, फिर 1 के डैश है क्या कहीं पे, बोला 1 के नहीं है 2 के है, तो इसको अपन पहले लिख लेते हैं आप, यानी x1 x2 डैश और x3, फिर प्लस 3 के डैश है क्या, बोला इसमें है 3 के डैश, तो ये 1 2 3 डैश, ये 1 ये 2 और ये 3 डैश, फिर प्लस, और यहाँ से क्या मिलेगा 1 2 डैश और 3 डैश, 1 2 डैश और यहाँ से 3 डैश, 1 2 डैश और 3 डैश, इसका मान है ये। ठीक है, अब इसको देखो क्या लिखोगे, अब इसको लिखने के बाद में क्रम चेंज करो सिर्फ और सिर्फ, तो कम्यूटेटिव लो, तो इसका आगे रीजन आ जाएगा ब्रैकेट में क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लो, देख लो क्रम विनिमय नियम। ठीक है, वही डीएनएफ वाला पार्ट ही चलेगा अभी, और डीएनएफ के क्वेश्चन अभी अपन सॉल्व कर रहे हैं। डीएनएफ फॉर्म के ही चल रहा है क्वेश्चन अभी भी। निम्न फलन को वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। वियोजी प्रसामान्य रूप ज्ञात कीजिए। x1 प्लस x2 ये दो ही चरों के लिए है, f x1 और x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 डॉट x1 डैश और प्लस x3 डैश। यह देखो इस वाले पार्ट के लिए। ठीक है, x1 x2 इक्वल टू x1 प्लस x2 डॉट x1 डैश प्लस x3 डैश। ये क्वेश्चन देखो आपके सामने गिवन है पहले से, और इसमें देखो ये जो फॉर्म है वो फॉर्म देखो किस तरीके से है, वो एडिशन है, एडिशन में देखो मल्टीप्लिकेशन है। इसकी जो फॉर्म है ना वो अपन नेक्स्ट फॉर्म देखो पढ़ेंगे, CNF की फॉर्म, कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम बोलेंगे संयोजी प्रसामान्य रूप। तो ये जो फॉर्म है उसकी देखो फॉर्म है एडिशन मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अभी जो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, DNF। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना DNF, तो ये अपने पास में पार्ट है DNF रूप में अपने को ज्ञात करना है। और DNF रूप का मतलब क्या हो गया कि मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन, मल्टीप्लिकेशन देन एडिशन।
ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन में अपने को क्या लगाना है, एडिशन लगाना है, अपने को तो इस फॉर्म में चेंज करना है। देखो इसको क्या क्या लिख सकते हैं, दो ही है ही आपके पास में, इन दोनों के लिए देखो अपन क्या क्या लिखेंगे। इधर तो देखो ये चल ही रहा है, इट इज एफ x1 x2 इक्वल टू, इधर वाले पार्ट में आ जाओ, 1 है तो यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 डैश है तो यहाँ पे देखो 3 डैश है, कोई भी देखो सेम सेम नहीं है। तो इसको पहले को तो मानना पड़ेगा a, ये मान लेते हैं a डॉट, ये मान लेते हैं b और ये मान लेते हैं c। तो ये बनेगा a डॉट b, यानी ये हो गया a डॉट b प्लस फिर से a और डॉट c, यानी फिर से x3 डैश, a डॉट b प्लस a डॉट c x3 डैश। रीजन क्या आ जाएगा, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के कारण ही ऐसा हो रहा है, तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में बंटन नियम, बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से अपन देखो इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इसको देखो फिर से अपन एक बार फिर से ऑपरेट कर देते हैं, तो इसको देखो क्या लिखेंगे अपन, ये तो चल ही रहा है, फिर से देखो इसको पहले लिख लेते हैं क्रम विनिमय नियम से, x1 डैश डॉट यहाँ से x1 प्लस x2, क्रम विनिमय नियम से क्रम चेंज कर दिए, इसमें देखो वही सेम टू सेम x3 डैश एज इट इज डॉट यहाँ से x1 प्लस x2, क्रम विनिमय नियम से क्रम चेंज कर दिए इसका, तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में क्रम विनिमय नियम, क्रम को चेंज कर दिए बस, क्रम विनिमय नियम। इसको देखो अपन क्या लिखेंगे, अब फिर से बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लो, ये रहेगा x1 डैश x1 फिर प्लस x1 डैश और x2 फिर प्लस, अब इसके लिए भी देखो आएगा सेम टू सेम x3 डैश और x1 फिर प्लस x3 डैश और x2। क्या किए हो, सिर्फ और सिर्फ क्रम को चेंज किए हैं अपन, क्रम को चेंज ऊपर वाले स्टेप में किया, सॉरी इस वाले स्टेप में क्या किए अपन, बंटन नियम लगाया, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, तो इसका रीजन आ जाएगा आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लो, बंटन नियम डिस्ट्रीब्यूटिव लो। ठीक है, अब देखो जो मान कुछ हट रहा है तो उसको हटा देते हैं अपन, 1 और 1 डैश देखो पूर्वकता नियम से हट जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा आपके पास में x1 डैश और x2, एक पार्ट तो देखो यहाँ पे ये रहेगा, इधर वाले पार्ट में आओ, प्लस x1 और x3 डैश, एक पार्ट रहेगा ये वाला, एक रहेगा 2 और 3 का कॉम्प्लीमेंट, एक पार्ट रहेगा ये, एक पार्ट जीरो करके ही हट गया, 1 और 1 डैश का जो मान था ये बन के हट गया, तो सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 पार्ट बचा है। ये जीरो किसके कारण से होता है, पूरकता नियम से, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा आपके पास में, पूरकता नियम, तो इसका रीजन लिख देते हैं पूरकता नियम, पूरकता नियम, पूरकता नियम से ये वाला मान जो है वो जीरो करके हट गया। क्लियर है, तो इसको देखो अपन इस तरीके से लिखते हैं पूरकता नियम। अब देखो कोई दो बार है क्या, तो 1 डैश 2 3 डैश 2, इसमें 3 वाला मान जो आपके पास में है 1 2, वेरिएबल देखो दो नहीं था, इसके अंदर भी 3 था चर आपके पास में, 1 और 2 देखो यहाँ पे था ना, तो 1 2 ये 1 डैश और 3 डैश, यहाँ पे 3 का मान और होना चाहिए था, क्योंकि 3 3 चर है ना आपके पास में, तो 3 3 चरों के लिए था ये। यानी 2 2 से काम नहीं चलेगा, 3 3 चर लाना पड़ेगा आपको, तो एक बार फिर से डॉट वन करना पड़ेगा। तो इसको देखो किस तरीके से लिखोगे, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 डॉट 1 प्लस x1 x3 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1 फिर प्लस 2 3 कॉम्प्लीमेंट डॉट 1
इसका रीजन फिर से आ जाएगा आपके पास में, 1 लिखे हो तो तत्समक अवयव, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट के कारण क्या होता है, ये 1 को लिखते हैं अपन। आइडेंटिटी एलिमेंट अपन किसी के साथ भी ऐड कर सकते हैं। ये तो था आपके पास में मल्टीप्लिकेशन, और एडिशन की बात करोगे तो वो काम आता है अपने पास में 0, तो 0 को भी अपन कभी भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, अब देखो इस वाले पार्ट को अपन क्या लिखेंगे, 1 1 कर दिए अपन, x1 कॉम्प्लीमेंट x2 एज इट इज, अब 1 की जगह कमी है 3 और 3 डैश की, फिर प्लस यहाँ पे 1 और 3 डैश है, 1 और 3 डैश है, 2 की कमी है, तो यहाँ पे आ गया x2 और x2 का कॉम्प्लीमेंट। दूसरे वाले में तीसरा देखो 2 और 3 डैश है, प्लस यहाँ पे x2 और x3 डैश है, 1 की कमी है, तो x1 और x1 का कॉम्प्लीमेंट, x1 प्लस x1 का कॉम्प्लीमेंट इस वाले पार्ट के अंदर ये होगा ना। और क्या होगा, अब देखो फिर से अपन इसका बंटन नियम से इसको ओपन ऑपरेट कर देते हैं। क्या क्या मान मिलेगा देखो यहाँ पे ध्यान से, इक्वल टू 1 डैश 2 और 3, तो इसको अपन लिखेंगे 1 डैश 2 और 3, फिर प्लस 1 डैश 2 3 डैश, 1 डैश 2 और 3 डैश, फिर प्लस यहाँ पे जाओ तो किसके लिए बनेगा ये x1 x3 डैश और x2, फिर प्लस ये इसके लिए भी ऑपरेट होगा तो बनेगा 1 3 डैश, 1 3 डैश और 2 डैश। नीचे लिख देता हूँ, बाकी 2 टर्म्स और आएगी वो यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर प्लस इसके लिए भी देखो लास्ट वाले के लिए x2 x3 डैश x1, x2 x3 डैश और x1, फिर प्लस x2 x3 डैश और x1 डैश। सबको ओपन क्या किए, ओपन कर दिए बस बार बार में इनको ओपन कर दो, ये लो मान लिया, चेक कर लो इसको, देख लो एक बार। ठीक है, ओपन करने के बाद में देखो उसको फिर से अपन क्या लिख सकते हैं, जो मान हट गया उसको देखो हटा सकते हो, जो मान हट रहा है उसको वहां से रिमूव कर दो। अब देखो इस वाले पार्ट में देखो कोई 2 बार है क्या मान, तो इस वाले में कोई 2 बार नहीं। देखो सबसे पहले इसको लिख रहे हो मान लो, तो x1 कॉम्प्लीमेंट x2 और x3, फिर देखो प्लस, अब इसको लिख रहे हो मान लो x1 कॉम्प्लीमेंट x2 और x3 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस 1 3 डैश 2, ये भी नहीं है ना कहीं पे, तो 1 यहाँ से 3 डैश और 2, फिर प्लस नेक्स्ट वाले में 1 3 डैश 2 डैश, कहीं पे आएगा 1 3 डैश 2 डैश, नहीं आया है तो एक बार ये आएगा 1 3 डैश और 2 डैश, 1 3 डैश और 2 डैश, फिर प्लस, ये भी हो गया। इसके अलावा देखो और करने बच गया, देखो इस पे आ जाओ, प्लस 2 3 डैश और 1, 2 3 डैश और 1, देखो ये आ चुका है तो नहीं आएगा, ये आ चुका है, देखो यहाँ पे लिख चुके हैं। इस वाले में देखो 2 3 डैश और 1 डैश, 3, देखो ये भी आ चुका है तो ये भी नहीं लिखा जाएगा। तो ये 2 बार अपन किस कारण से हटाए हैं, तो इसका रीजन लिख दो। जो ये अपन हटाए हैं इसका रीजन क्या आ जाएगा, वर्गसम नियम से हटाए हो, आइडेम्पोटेंट लॉ से, वर्गसम नियम से ये हट गया। अब वर्गसम नियम वाले पार्ट को हम लिखते क्या थे वैसे, कि अगर a प्लस ए हो तो इसको अपन a लिखते हैं, या फिर a डॉट ए हो तो भी इसको अपन a ही लिखते हैं, और इसको बोलते क्या है, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, वर्गसम नियम, आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, चेक कर लो, इसको भी देख लो।
ठीक है। अब देखो इसको लिखने के बाद में इसको और क्या लिख सकते हो, अब दो पार्ट तो देखो यहाँ से हट ही गया, तो फाइनली जो आपका इसमें मान बच गया, देखो क्या क्या बच गया, इसका एडजस्टमेंट करके और लिख देते हैं। ये 1 था, देखो वैल्यू क्या क्या है, एक बार तो पहले 1 डैश, दो बार 1 डैश नहीं होगा, 1 डैश 2 और ये 3 है, ये 3 है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले देखो इसको लिख लेते हैं अपन x1, इस वाले पार्ट को देखो x2 और यहाँ से x3 डैश, फिर प्लस, अब 1 के बाद में 3 के डैश हो गया, अब 2 के डैश वाला कोई है तो उसको लिख लेते हैं अपन, इसको लिख लेते हैं अब, ये आपका इसमें x1 डैश x2 और यहाँ से आपका इसमें है x3, तो ये इस वाले का भी आ गया कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में। अब दो पार्ट देखो और बच गए, कौन कौन से बच गए दोनों पार्ट, 1 डैश 2 और 3 डैश, अब इसको लिख लेते हैं 1 डैश 2 और 3 डैश, फिर प्लस, ये भी हो चुका है। अब एक मान और बच गया कौन सा, ये 1 2 डैश और 3 डैश, x1 x2 डैश और साथ में x3 डैश। अब यहाँ पे क्या काम किए हो, क्रम को चेंज किए हो, इसका नाम आ जाएगा क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ। बस क्रम को ही तो चेंज किए हो, जो क्रम पहले इस नंबर पे था उसको उठा के आगे की तरफ कर दिए, जो आगे की तरफ था उसको उठा के पीछे की तरफ कर दिए, तो इसका रीजन क्या आ जाएगा, क्रम विनिमय नियम। तो दो दो पार्ट हो देखो यहाँ पे काम में लिए हो, ध्यान से देखते रहना, क्रम को भी चेंज कर सकते हो, इस वाले पार्ट को भी चेंज कर सकते हो। तो अब तक जितने भी डीएनएफ वाले पार्ट थे, इन सभी डीएनएफ वाले पार्ट के अंदर डीएनएफ का मतलब क्या होता है, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म, और मल्टीप्लिकेशन पे एडिशन, यानी f x1 और x2 है, इसको हम लिखेंगे एक बार तो अलग अलग पार्ट में, अलग अलग पार्ट में कैसे, x1 x2 प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट x2, फिर प्लस x1 x2 कॉम्प्लीमेंट, फिर प्लस x1 कॉम्प्लीमेंट और साथ में x2, x1 कॉम्प्लीमेंट और साथ में x2 का कॉम्प्लीमेंट, ये बोलते हैं अपन इसको डीएनएफ की फॉर्म। तो डीएनएफ फॉर्म मतलब ये हो गया कि आपको इस तरीके से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट आपका इसमें है उसका नाम है सीएनएफ फॉर्म, जो हम बोलते हैं कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, सीएनएफ, सीएनएफ कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म, सीएनएफ, ये एडिशन पे मल्टीप्लिकेशन करता है, यानी इसी x1 x2 को x1 x2 फिर प्लस डॉट पे प्लस नहीं, प्लस पे डॉट, प्लस वाले पे डॉट करेगा, ये प्लस वाले पे डॉट कैसे, यानी x1 प्लस x2 फिर डॉट x1 डैश प्लस x2 फिर डॉट x1 प्लस x2 डैश फिर डॉट x1 डैश प्लस x2 डैश, इसका नाम होता है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जो कि अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।